ताली नहीं, गुप्ता जी के लिए ताली एक बार जोरदार। डायस पर उपस्थित सभी माननीय पदाधिकारीगण एवं वरिष्ठ एवं हम उम्र जो हमारे साथी हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और हम कोहली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि इनका जो बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ इनके नेतृत्व में मैं और श्री गुप्ता जी तीनों लोग भारत समाज के एजीएम में शिरकत की है। इन्होंने सारी बात बताई थी शॉर्ट में, सिर्फ और सिर्फ मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का ये सौभाग्य रहा कि 2000 लोगों की भीड़ में, वो सब उनकी गैदरिंग के बीच हमारा जो भारत पेंशन समाज का सेक्रेटरी जनरल, हम लोग जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, वहाँ सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है, सेक्रेटरी जनरल ने नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे नहीं बोला, बोला नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के बारे में ये बताया कि ये एक ऐसा रेलवे है जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहा है। उसमें सीपेग्राम, सीपीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह का इन्होंने कहा कि इस तरह इनका यूज करके, पेपरलेस वर्किंग करके इन्होंने 95% ग्रीवांसेस का रिड्रेसल किया। एक्चुअली हकीकत यह है कि भारत पेंशन समाज जो है वो हम लोगों को तमाम चीज़ों पे फॉलो करता है, स्पेशली आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब चीज़ों पे वो हम लोग को फॉलो करता है, हम लोग का सब कुछ देखता रहता है। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत बड़ी कहने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ डिस्क्लोज किया, हम लोग जो भी अगर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो ये मत सोचिए या व्हाट्सएप पे कुछ दिखते हैं तो इसका मतलब ये ना सोचिए कि ये सिर्फ हम लोग तक सीमित है। उनका ये कहना था कि आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि जो आप उस पर लिखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो कहते हैं, वो सारा का सारा गवर्नमेंट तक रिपोर्टिंग होता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आपको ये आजमाना हो तो गवर्नमेंट के खिलाफ आलोचना करके देख लीजिए, अगले दिन आपके दरवाजे में पुलिस ना पहुंचे तो बताए। और ये सही बात है कि सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जब नॉर्थ ईस्ट रेलवे कर सकता है तो यहाँ जो सभागार में बैठे हुए जो 2000 ऑडियंस हैं, डिफरेंट पेंशनर्स एसोसिएशन है, ये भी इनको फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे से कोई आया है, तो फिर मैं खड़ा हुआ और उन्होंने हम लोग के लिए ताली बजवाया। ये हम लोग के लिए बड़ी गौरव का विषय रहा, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि इतने बड़े सभागार में हम पूर्वोत्तर रेलवे का कहीं नामो निशान है, कुछ है कि नहीं। और फिर उसके बाद अगले सेशन में हम लोग को बोलने का मौका भी मिला, और उसमें मैंने 2 मुद्दे को उठाया, जैसा कि इन्होंने कहा, एक हाउसिंग एकोमोडेशन एसोसिएशन के लिए कार्यालय के लिए जगह, और दूसरा मुद्दा हमारा था यूएमआईडी कार्ड। यूएमआईडी कार्ड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कार्ड को लेके किसी भी रेलवे पे जाइए, किसी भी डिवीजन हॉस्पिटल पे जाइए, किसी भी पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाइए, एटलीस्ट इमरजेंसी में वो आपको देखेंगे। रेलवे बोर्ड के क्लियर कट ऑर्डर हैं, और रेलवे सिस्टम में तो कोई भेदभाव है ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि आज की डेट में रेलवे सिस्टम में भी बहुत बड़ा भेदभाव है। आप यूएमआईडी कार्ड लेके बंगलोर जाते हैं, पूना जाते हैं, वहाँ के जोनल हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली समान आपके साथ व्यवहार नहीं करते हैं, बल्कि सेकंड सिटीजन का आपके साथ व्यवहार करते हैं। अगर अपने बंदों को वो 2 महीने की दवा देते हैं तो आपको कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ 10 की दवा दूंगा, और अगर एडमिट करने की बात होती है वहाँ भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा तमाम रिपोर्ट्स हमारे पास आया है। तो इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया कि भारत पेंशन समाज इस चीज़ को मिनिस्टर के साथ इस पर चर्चा करके इस चीज़ को सेटल करे, और जो बेसिक थीम है यूएमआईडी कार्ड का वो फर्टाइल होना चाहिए, उसका वो सक्सेसफुल होना चाहिए, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और पूरा हॉल ने इस चीज़ का बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया, ये बड़ी अच्छी बात रही। दोस्तों, वहाँ के फर्स्ट और सेकंड सेशन में जो कुछ बातें हुई तो हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा
इस भारत कृष्ण समाज के जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट उनका एड्रेस रहा। इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर KR दामोदरन, बहुत ही सीनियर IAS ऑफिसर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है पब्लिक वेलफेयर का, उस मंत्रालय के साथ भी वो जुड़े रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज एकेडमिक लिटरेरी उनका शौक रहा है। उनका एंटी एजिंग, यानी हम लोग की जो उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं, है ना। जैसे मेमोरी में लॉस होता है, हियरिंग लॉस होता है, वोकल लॉस होता है, और बहुत सारे लोग प्रोस्टेट के शिकार हो जाते हैं। ये सब तमाम जो है उम्र के साथ, तो इसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में उनका बहुत बड़ा लेक्चर था। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया और उसको मैं चाहूंगा आप लोगों से शेयर करना, अगर इजाजत हो तो। दोस्तों, उनका ये कहना था कि सबसे बड़ी जो चीज होती है हम लोगों के साथ ये होती है कि जैसे हम रिटायर होते हैं तो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि आज के बाद हमारे पास कोई काम नहीं रहा, हम बेकार हो गए, हमारा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, और घर के लोग भी उस पर थोड़ा सा आग में घी डालने का काम करते हैं, और जो इज्जत पहले वो देते थे शायद रिटायरमेंट के बाद उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, वो 19 हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो जिजीविषा है, हमारी जो जीने की ललक है, उसमें प्रॉब्लम होता है, और ये चीज बहुत बुरी तरह हर आदमी को प्रभावित करता है। और नतीजा होता है कि हम लोग बिस्तर पे पड़े पड़े घुटते रहते हैं, तमाम आलतू अनाप शनाप चीजों को सोचते हैं, जिसका हमारे एंटी एजिंग पर बहुत ही अजीब गरीब प्रभाव पड़ता है। और ये जो बता रहे हैं ना कि एज के साथ हियरिंग तमाम ये सब जो लॉसेस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने को अधिक से अधिक व्यस्त रखिए। आप जितना अधिक अपने को व्यस्त रखिएगा उतना ही अधिक जो एज का दुष्परिणाम है उतना ही अधिक वो उसको प्रभावित करेगा, उसको रोकेगा। उन्होंने एक बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया, कहा कि अपने मदर इन लॉ का एग्जाम्पल दिया कि मेरी मदर इन लॉ जब 67 इयर्स की एज में थी तब उन्होंने अपने हस्बैंड को लॉस कर दिया, उनके हस्बैंड फल, और हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हम लोग बहुत कोशिश किए कि उनको अपने यहाँ लेके आए, लेकिन वो कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी और काफ़ी गुमसुम रहा करती थी। फाइनली बहुत मानवों के बाद वो कुछ दिन के लिए हम लोग के साथ आके रही, 1-2 महीने, और उनका जो मानसिक स्थिति था कुछ एकदम जैसे अपने आप में खोई रहती थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों के कंपनी की वजह से उसने अपने को संभाला, और संभालने के बाद उन्होंने कहा कि अब उनको अपनी जगह पे पहुंचा दो। फिर इनको ले जाके इन्होंने अपनी जगह पे जहाँ वो रहती थी वहाँ पे ड्रॉप किया, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एट द एज ऑफ 67 ईयर्स उन्होंने संस्कृत में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन से जो है वो संस्कृत में ग्रेजुएशन। साइड बाय साइड उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स किया, और कंप्यूटर के कोर्स में उन्होंने बहुत ही बढ़िया महारत हासिल की। हालांकि वो शाम के समय जाती थी, और जब उसमें उन्होंने सर्टिफिकेट अटेंड किया तो उनका भविष्य स्वागत किया गया। कहा कि इधर साइड बाय साइड दोनों वो करती रही, इतने ज़्यादा अपने को व्यस्त रखी, इतना ज़्यादा अपने को व्यस्त रखी कि उनका जो जितना डिप्रेशन था सारा का सारा दूर हो गया। उसके बाद उन्होंने रेगुलर MA जो है संस्कृत भाषा से किया, और उसमें वो अपने क्लास फर्स्ट टाइम। और इतना ही नहीं, उसके बाद रेगुलर उन्होंने MPhil किया। MPhil के बारे में आप लोग जानते होंगे, PhD से नीचे होता है, थोड़ा सा उसमें फिर पेपर पब्लिश करना पड़ता है, रेगुलर कोर्स होता है। 2 साल का उन्होंने MPhil का क्लास किया, और फाइनली एट द एज ऑफ 80 साल के